ये जो हमारा पार्ट बी है ना, टोटल पार्ट बी जो हम पढ़ने लगे हैं अब, जिस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट बी जो है 6 चैप्टर में डिवाइड है, 6 चैप्टर्स के अंदर। और इनके अंदर से क्वेश्चन आने की जो 100% गारंटी है वो ये है कि पहले 2 चैप्टर में से 4 मार्क्स का आना ही आना, राइट। फिर अगले 2 चैप्टर जो है इनमें से भी 4 मार्क्स का गारंटीड आना ही आना है। फिर चैप्टर 5 में से भी 4 मार्क्स का आएगा और चैप्टर 6 के अंदर से भी 8 मार्क्स का आएगा। अब सुनो मेरी बात, ये जो चैप्टर बने हैं ना, ये वाले चैप्टर, ये उन बच्चों के लिए बने हैं जो बच्चे फेल होने की कगार पे होते हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने में ध्यान नहीं देते और वो पास हो जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। मतलब ये इजी टू इजीएस्ट चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो ये वाले 2 हैं, ये 4 चैप्टर, जिनमें से 8 नंबर का पेपर आएगा। पास होने के लिए चाहिए 28 नंबर, 28 मार्क्स, उसमें से 8 मार्क्स यहाँ से 100% कवर हो जाते हैं। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है भगवान की दया से, और ना ही ऐसा कोई हो, लेकिन उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिन्हें सिर्फ पास होना होता है, उनके लिए 8 नंबर यहाँ पे होते हैं। ये कंफर्म मार्क्स है। इनमें बेसिकली हम पढ़ते हैं द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हम यहाँ कंपनी की जल्दी आ जाओ यार, हम यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं द फॉर्मेट ऑफ एसपीएल, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। अभी तक जो हम बना रहे थे वो एक सोल प्रोप्राइटर का काम था या पार्टनरशिप का था। अब हम कंपनी अकाउंट में दाखिल करेंगे, तो यहाँ हम पढ़ते हैं क्या, हाउ टू प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिखती है, थोड़ा डिफरेंट दिखती है। और कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, कंपनी के अंदर बनाया जाता है एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस फॉर्मेट यहाँ पढ़ते। इन 2 चैप्टर में वही काम है और थोड़ी सी थ्योरी। फिर आ जाते हैं ये 2 चैप्टर। इन 2 चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये भी 2 तरह के स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम इन 2 चैप्टर्स में पढ़ते हैं। जब हम 2 साल के अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम बनाते हैं कंपैरेटिव, और जब हम एक को कॉमन लेके कंपेयर करते हैं तो बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये भी बहुत इजी चैप्टर, इजी टू इजीएस्ट। इजी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब ये 4 चैप्टर जो है ये आपको 8 नंबर फ्री के देके जाते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ भी एक लूप होल है, इसमें गलती होती है, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5। ये है तो 4 मार्क्स का, लेकिन वाइवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। अगर आपका 10 नंबर का वाइवा होगा तो उसमें से 8 नंबर का यही पूछा जाता है, अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, राइट। तो जो बच्चे इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं कि चलो 90+ मार्क्स आ जाएंगे, बहुत है, बच्चे गिव अप करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। 300 क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑलमोस्ट मिला के सारा कुछ 300 क्वेश्चंस करने होते हैं 4 मार्क्स के लिए, लेकिन उनको आगे जाके नुकसान होता है वाइवा के अंदर, वहां पे नुकसान हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को भी करना जरूरी है तो ये 4 मार्क्स का, इसको भी हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है 8 मार्क्स का गारंटेड चैप्टर, जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं इस बुक की, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे और दूसरी बुक में चले जाएंगे, फिर दोबारा से इस बुक में आएंगे। मेन चैप्टर्स जो है 8 नंबर के कंफर्म चैप्टर्स, वो हम इसमें करने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके आंसर को चेक नहीं करना पड़ता। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके आंसर पे आप अपने आप को खुद मार्क्स दे सकते हो, दैट आई हैव गॉट 8 मार्क्स। आपको इसको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता बाहर आके, तेरा आंसर क्या आया, तेरा आंसर क्या आया। इसका मतलब इसका आंसर वेरीफाइड है, वही के वही वेरीफाई हो जाता है इसका आंसर। तो यानी 8 ये और 8 ये, इस किताब में 16 नंबर हर बच्चा ले जाता है, हर बच्चा। लेकिन वही ले जाता है जो पार्ट बी को पूरा कर पाता है। बच्चे पार्ट ए में रह जाते हैं पेपर के अंदर, ये पेपर का पार्ट बी है। मेरी बात सुन रहे हो आप? 16 मार्क्स कंफर्म है इस बुक के अंदर, कंफर्म 16 नंबर, और थोड़ी सी मेहनत करो तो 20 के 20 कंफर्म है, क्योंकि इसका आंसर अगर आ गया वहीं तो वहीं पे कंफर्म हो जाता है 8 नंबर पक्के, और इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, कैश फ्लो का। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि कैश फ्लो है क्या, कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, क्या क्या सारी बातें थोड़ी स्टार्ट करते हैं। आ जाओ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें और चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले चलते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम तो बहुत आसान है, और नाम जितना आसान है उतना इसका काम भी आसान है। ठीक है जी, जितना इसका नाम आसान है उतना इसका काम भी आसान है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से मालूम है आपको, कैश फ्लो, सिर्फ कैश की बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं करेंगे।
कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो इन एन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर कितना कंपनी में कैश आया और कितना कंपनी में कैश गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, सिर्फ उसी का हिसाब किताब दिखाया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फिर बोलता हूं, सिर्फ कैश। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ कैश, ओनली एंड ओनली कैश। ये कैश फ्लो सिर्फ कैश की बात करता है, यहां उधार की कोई बात नहीं होती, सिर्फ कैश। ठीक है जी। कैश का आना और कैश का जाना, उसी को द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश इन वन अकाउंटिंग पीरियड विल बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट को तोड़ देता है। एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, एक कंसेप्ट जिसके अंदर हम कहते हैं वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन अ एक्रूअल बेसिस। याद है आपको 11th क्लास में पढ़ा था एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ये उस कंसेप्ट को तोड़ देता है, वॉयलेट करता है उस वाले कंसेप्ट को। ये कहता है सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग करनी है, हमें एक्रूअल बेस पे काम नहीं करना। ये वाला कंसेप्ट है, कौन सा? कैश फ्लो। तो कभी कभी एक नंबर में पूछते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से प्रिंसिपल को तोड़ता है, कौन से प्रिंसिपल के खिलाफ है? इट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट चल रहा है। वो बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड करो। वो क्या बोलता है? वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन देन एंड देयर व्हेन इट इज हैपनिंग, इट डज नॉट मैटर वेदर द कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेड। यही बोलता है ना वो कंसेप्ट। ये बोलता है ना, सिर्फ कैश, सिर्फ कैश। उसी खर्चे को लेंगे जिस पे कैश दिया, उसी खर्चे को लेंगे जिस पे कैश गया, उसी पेमेंट को दिखाएंगे जिस पे कैश आया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिर्फ कैश। तो सबसे पहली तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आना कैश का और जाना कैश का, एक साल के अंदर कितना भी हुआ वो इस स्टेटमेंट पे होगा। सर हर कंपनी के लिए कैश फ्लो बनाना जरूरी है क्या? 3 तो आपने पढ़े थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तो 100% बनाना ही है अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ये तो हमें करना ही है। हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, पर 12th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जब हम पार्टनरशिप में गए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में 2 चीजें और घुस गई, मालूम क्या? एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। लेकिन बात तो वहीं की वहीं थी, जो स्ट्रीम लाइन थी वो यही थी, क्या? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या चाहिए था? कैपिटल। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के क्या चाहिए था? एप्रोप्रिएशन कैसे बांटा गया, उसके लिए बनाना पड़ा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वही 3 अकाउंट आप बनाते आ रहे थे शुरू से, पार्टनरशिप में वही आपने काम किया। ठीक है, लेकिन अब ये चौथी चीज है जो बनानी कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं बिजनेस के लिए जिनकी एनुअल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। जिस किसी भी बिजनेस की एनुअल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है उसके लिए ये कंपलसरी अकाउंट है, उसे ये सबमिट करना होगा यूआरए, मतलब जो भी है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। वहां युगांडा में यूआरए बोलते थे, यहां हम इनकम टैक्स ऑफिस बोल सकते हैं। तो जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी है वहां पे इसे सबमिट करना होगा। मींस अ कंपनी हैज टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी इफ इट्स टर्नओवर इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। ये दूसरा पॉइंट है जो नोट करने वाला है। ये आपको दूसरा पॉइंट नोट करना होगा जो पेपर में आ सकता है 1-1 मार्क्स के लिए। ठीक है जी। और तीसरा, इसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हम कैश फ्लो बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। ये तीसरी बात नोट करना। यहां सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाया जाता है, पहली बड़ी बात। दूसरा, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये उन्हीं के लिए कंपलसरी है जिनकी एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, टर्नओवर, सेल्स, जिनकी एनुअल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात। और तीसरा, इसे हम बनाते हैं AS3 के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम इसे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाते हैं? AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर बनाते हैं। और हाँ, इसको बनाने के 2 मेथड हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे BCom के अंदर। 12th क्लास के सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है। जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर वो पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 बातें बता दी मैंने आपको, अब देखो ना, 4 बातें हो गई ना आपके साथ। मैंने 4 बातें आपको समझा दी। एक तो पहली ये, इसका मतलब क्या है। दूसरा,
ये किसके लिए कंपलसरी है बनाना, और तीसरा ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है, और चौथा इसको बनाने के 2 मेथड है, जिसमें से ये वाला मेथड हमारे सिलेबस में है, इनडायरेक्ट मेथड। आप कहोगे तो एक में ये बना दूंगा, हम बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। क्यों जाए उस चीज में जहां हमने जाना नहीं, हम इसमें रहेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। सॉरी, 50 लाख से ज्यादा, एक्सीडिंग 50 लाख। अब सुनो इधर मेरी बात, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। हम कैश फ्लो तो बनाते हैं, नो डाउट, कितना कैश आया और कितना कैश गया हम उसका हिसाब रखते हैं, लेकिन उसका हिसाब रखने के लिए हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। हमने एक बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया। मैं आपसे बताता हूं कैसे। आप सोचो, सबसे पहले मानो आपके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस, मतलब पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना, कैपिटल भी लगाओगे, लोगों से शेयर्स भी इशू करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, डिवेंचर्स भी इशू करोगे, पैसा लोगों से मांगोगे, लोन भी लोगे, बैंक लोन भी लोगे, बैंक से ओवरड्राफ्ट भी लोगे, बहुत सारे काम करोगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। खुद कैपिटल भी लगाओगे, जितना पैसा आपके पास है उसे भी इन्वेस्ट करोगे, और फिर लोग शेयर भी इशू करोगे मार्केट के अंदर, डिवेंचर्स भी इशू करोगे मार्केट के अंदर, बैंक के पास जाके बोलोगे भैया लोन दे दे, ओवरड्राफ्ट, बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम आप करोगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, पैसा चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस की एक्टिविटी को 3 हिस्सों में बांटा, और पहली एक्टिविटी को क्या नाम दिया? फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या नाम दिया हमने? फाइनेंशियल। पैसा चाहिए ना, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो बिजनेस में होगी मालूम है क्या? फाइनेंशियल एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। अरे सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो पहली एक्टिविटी होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी। पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैसा कहां से आ सकता है? इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आ सकता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर से पैसा आ सकता है, बैंक लोन से पैसा आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट से आ सकता है, कैपिटल लगा सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब एक बार पैसा आपके पास आ गया, अब क्या करोगे उसका? है, पैसा आपके पास आ गया, मान लो आपको 5 करोड़ की जरूरत थी, कुछ शेयर से आया, कुछ डिवेंचर से आया, कुछ अपना लगाया, कुछ बैंक से लिया, मिला लिया 5 करोड़। आज 5 करोड़ रुपया बैंक में रेडी है। अब है क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें? असेट्स बाय करेंगे, लैंड बाय करेंगे, मशीन बाय करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, काम शुरू करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनेंसिंग के बाद जो दूसरी एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, हो गई इन्वेस्टमेंट, लग गई मशीन, बन गई बिल्डिंग, सब हो गया, रेडी है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और माल को बेचेंगे, और बहुत कुछ होगा, उसमें लेबर भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो अब बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। एक बार पैसा इकट्ठा किया गया, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट की गई, और अब रेडी है सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ रेडी है। तो अब क्या किया जाएगा? जो तीसरा काम किया जाएगा वो किया जाएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी। सुनो मेरी बात गौर से। अब हमने 3 कामों में बांट दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 तरीके से बांटा। हमने कहा जैसे जैसे बिजनेस में एक्टिविटी होती है ना, वैसे वैसे ही कैश का हिसाब कर रखा जाएगा, मिक्स करके काम नहीं किया जाएगा। सर हमने मिक्स किया ही कब था? आप हमें बता सकते हो हमने कब मिक्स किया था? हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ 11th क्लास का। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेस बताना। मैं बेस इसलिए बनाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम इसको अलग कर क्यों रहे हैं। आप कहो तो मैं करवा देता हूँ, आप कहो तो बुक का फॉर्मेट करके मैं आगे निकल जाता हूँ, जैसा आप कहो वैसा करवा देता हूँ। आप कहो तो मैं भी करवाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम 11th क्लास का, जहां पे मैं आपसे बनवाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर मैं आपको समझाऊंगा हम 11th क्लास में गलती क्या करते थे। बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे ना, अब उसी को चीर और फाड़ कर देंगे, हम उसी को अलग कर देंगे। दैट इज द पोस्टमार्टम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, पोस्टमार्टम करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करने वाले। मालूम है पोस्टमार्टम कैसे होता है? मालूम है? हम वही करने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने क्यों ऐसे बांटा।
तीन एक्टिविटी में हमने क्यों बांटा? बिजनेस के अंदर सबसे पहली एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फिर होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी। यानी कच्चा माल खरीदने से लेके बाजार में बेचने तक जो भी बिजनेस के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एक्टिविटी। फिर बोलता हूं, कच्चा माल रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड मार्केट में बेचने तक जो भी एक बिजनेस काम करता है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो जो भी पैसा ऑपरेशनल एक्टिविटी में आया या गया वो यहां रिकॉर्ड होगा ऑपरेशनल एक्टिविटी में। जो भी पैसा इन्वेस्टिंग में आया या गया वो यहां रिकॉर्ड होगा, और जो भी पैसा फाइनेंस में आया या गया वो यहां रिकॉर्ड होगा। सर यहां जाएगा कैसे? इंटरेस्ट पे नहीं करोगे? जिससे डिवेंचर में पैसा लोगे या बैंक लोन लोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या? तो पैसा जाएगा। सर यहां पैसा कैसे चला जाएगा? अरे रेंट पे नहीं करोगे क्या? रेंट भी पे करोगे। यहां सर पैसा अरे यहां बहुत कुछ पे करोगे, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, स्लोली बाय स्लोली। लेकिन सुनो ना, पूरे कैश को जो बिजनेस में कैश आया और कैश गया, हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश आने और जाने को हमने तीन एक्टिविटी में बांट दिया। सर 11th क्लास में तो हमने ऐसा नहीं बांटा था, नहीं बांटा, सच्ची में नहीं बांटा था। मैं दिखाता हूं 11th क्लास में क्या करते थे। आओ पीछे चले क्लास 11th के अंदर, इस चैप्टर को यहीं छोड़े और क्लास 11th में चलते हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं क्लास 11th का, देखते हैं किसका कंसेप्ट कितना मजबूत है। आ जाओ, लिखो एक क्वेश्चन क्लास 11th के लिए। इसको यहीं छोड़ दो, पेज को छोड़ दो, अगले पेज पे चले जाओ। यहाँ और बहुत कुछ लिखना है, इसके नीचे मत लिख देना आप। इस वाले पेज को यहीं छोड़ो और आओ चले, छोड़ो ना क्लास 12 को, पहले क्लास 11 पढ़ते हैं। क्लास 11 का क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्या करते थे क्लास 11 में और हमसे क्या क्या गलतियां हुई थी, अब उसको कैसे सुधारा जाएगा। आओ लिखो आप छोटा सा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st January 2016। ठीक है जी, 1st January 2016। मान लो उसका ईयर जो है वो कौन सा कैलेंडर ईयर है। ओके, कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 लाख। अब आपको नहीं मालूम है शेयर्स क्या होते हैं, मैं बता दूंगा थोड़ा सा। इट्स आल्सो शेयर कैपिटल, हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 लाख, मार्केट से लोगों से 12 लाख रुपए इकट्ठा किया है, ठीक है। एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹8 लाख, ये भी लोगों से उधार लिया है। डिबेंचर्स का पैसा मतलब लोन टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक। लोन दो तरह का हो गया, एक तो बैंक लोन जो हम बैंक से लेते हैं, और एक जो हम आम जनता से लेते हैं। ये बैठी आम जनता, जब हम इनसे लोन लेते हैं तो ये बोलते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। सब बातें पढ़ेंगे इश्यू डिबेंचर्स के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, डेप्थ में नहीं जाना, इट्स जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है जी। आ जाओ आगे चलते हैं। इमीडिएटली कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹3 लाख। अब मशीन परचेज की है 3 लाख की, एंड अ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख। मशीन 3 लाख, बिल्डिंग 5 लाख। उस कंपनी ने 3 लाख की मशीन परचेज की और 5 लाख की बिल्डिंग परचेज की। फिर क्या हुआ? ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। नंबर 1, कुछ और भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। नंबर 1, परचेज किया गया ऑन कैश बेसिस, ब्रैकेट में लिख लो कैश बेसिस, 4,20,000। फिर सेल्स ऑन कैश बेसिस 11 लाख। परचेज ऑन कैश बेसिस 4,20,000, सेल्स 11 लाख कैश बेसिस पे। रेंट पेड 40,000, सैलरी पेड 30,000, कमीशन पेड 20,000। अरे ऐसे लिख दो, सीपी कमीशन पेड 20,000, 20,000।
तीन चीजें दी हैं, रेंट, सैलरी और कमीशन। उसके बाद बोलता है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, आपने पढ़ा था एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट करके, वहां एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सम एडजस्टमेंट। पहली बोलता है कंपनी हैज पेड डिविडेंड, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 15% टू द शेयर होल्डर्स। ये एंट्री में समझा दूंगा क्या होता है। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 15% टू द शेयर होल्डर्स, 15% to the shareholders and interest on debentures also, and interest on debentures also। दूसरी एडजस्टमेंट है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% on machine, तीसरी एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ ₹50,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स ₹50,000। और चौथी एडजस्टमेंट है ट्रांसफर ₹20,000 टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ₹20,000 टू जनरल रिजर्व। लास्ट एडजस्टमेंट है। सुनो मेरी बात, एक मिनट, अगर लिख लिया आपने क्वेश्चन तो मेरी बात को समझो, मैं करवाना क्या चाहता हूं आपसे। मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग ये कहता है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हमने ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेशन में बांटा क्यों। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं था कि 3 में बांट दिया। हम एक साथ तो सब कुछ कर सकते थे। कैश की तो बात करनी थी, जितना भी कैश आया और कैश चला गया, तो सर उसके लिए तो कैश बुक बनती थी ना, तो कैश फ्लो क्यों बनाया। सोच के थे ना, दिमाग में बात आनी चाहिए। अरे सुनो इधर, ये लिखना बाद में, इधर देखो, कैश बुक बनाते थे क्लास 11th में, क्या करते थे उसमें, वट एवर द कैश केम इन रिसीव्ड, डेबिट साइड, कैश गोन आउट पेमेंट साइड, यही करते थे आप। फिर ये कैश फ्लो क्यों बनाया। अरे भाई कैश, अगर कैश ही का हिसाब रखना था कि एक कंपनी में इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ, तो कैश बुक बना लेते भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत थी, मालूम क्या जरूरत थी, ये जरूरत थी कि हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो तो दिखाना था, लेकिन एक्टिविटी के हिसाब से। हम कैश बुक में एक्टिविटी के हिसाब से नहीं बांटते थे। हाँ, ये बात सच है कि देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो, लेकिन ये बात भी सच है कि हम कैश बुक को एक्टिविटी के हिसाब से नहीं बांटते थे। देखा था आपने कैश बुक, याद आ रही है आपको। डेबिट साइड में जो भी आया डेबिट साइड में, और जो भी गया, क्योंकि कैश एक असेट्स है, असेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता था। हम डेबिट में सारी रिसीट्स और वहां क्रेडिट में सारी पेमेंट दिखाते रहे, और हमने पता क्या क्या, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम बनाई थी ना कैश बुक 11th क्लास में। तो फिर सर यहां भी कैश बुक बना लेनी थी। यहां हमने कैश को डिवाइड किया 3 एक्टिविटीज के अंदर। हमने कहा हम सब कुछ खिचड़ी नहीं दिखाना चाहते, हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना कैश आया और कितना गया, इन्वेस्टिंग से कितना कैश आया और कितना गया, ऑपरेशनल से कितना कैश आया और कितना गया। और ये काम कैश बुक में पॉसिबल नहीं था, ये काम कैश बुक में पॉसिबल नहीं था। ये काम सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। और ये क्यों बांटा, मैं उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूं। अगर आपके दिमाग में बात बैठ जाए, ये जो क्वेश्चन 11th क्लास का हम कर रहे हैं अभी, जो आप बनाने वाले फाइनल अकाउंट, इससे आपको पता लगेगा क्या जरूरत पड़ी हमें कैश फ्लो बनाने की। मैं इतनी सी बात समझाने के लिए मैं करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। आओ बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से। आप तो मालूम है ना आपको कितने अकाउंट बनते थे। अब तो खैर ऐसे बनता है, लेकिन आप अलग से बना लो, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, और यहाँ साइड में बैलेंस शीट बनाओ। और 11th क्लास में चलते हैं और फिर 11th क्लास को पढ़ते हैं। ये लो, आप बैलेंस शीट बनाओ, अगर भूले नहीं हो तो बन जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बताऊंगा, पहले जो आपको आता है आप लिख लो। आपको कुछ तो आता होगा, 11th क्लास का पढ़ा हुआ, भूले थोड़ी सारे के सारे होशियार बच्चे हैं। लिखो जल्दी फटाफट, आ जाओ। अच्छा, ये तो मालूम है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या निकालते थे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे क्या डालते थे हम, टू परचेज। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, 0 है, तो परचेज कितनी थी बताओ जरा फटाफट जल्दी से। परचेज थी 4,20,000। अच्छा, ये तो मालूम है ना डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट ऑल द इनकम होती है, ये तो आपको मालूम है। इसके अंदर ये नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट।
यहाँ डेबिट ऑल द एक्सपेंस होते हैं, और यहाँ आते हैं हमारे पास इनकम्स। तो बाय सेल्स कितना दिया हुआ है सर? कुछ सेल्स रिटर्न नहीं है क्या? सेल्स रिटर्न नहीं है सेल्स रिटर्न। लो जो जहां डरता है पहले डाल दो 11 लाख, और तो कुछ यहाँ आएगा नहीं, बाद में देखते हैं क्या आता है। उसके बाद मैंने और भी क्या दिया आपके पास, फिर बोलता है जैसे रेंट, आपको मालूम है ना रेंट पेड, इंटरेक्ट। वेरी गुड, ये सब अच्छे से याद है। यहाँ पे सारे एक्सपेंस आएंगे, रेंट पेड, फिर उसके बाद जो आता सब डाल दो पहले। सैलरी पेड है, कमीशन भी पेड है, कितना कितना बता रहा है? 40, 30, 20। देखो ना क्या गंदा काम हम कर रहे हैं। हम 11th क्लास में जाके पढ़ 12th क्लास की स्टडी करनी है, और हम कितना कीमती टाइम आप बच्चों का वेस्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवा रहे हैं। कैसी बेवकूफी वाले काम हम करते हैं। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं आपको बना क्यों रहे हैं। कैश फ्लो का मेन मकसद, और इसी पेपर में नहीं आएगा, ये आपके बेस के लिए है कि हम क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इसके लिए समझा रहा हूं। तो लो जल्दी कर लो, क्या क्या हो सकता है और क्या हमारे पास। अच्छा ये तो ऐसे बात, एक्स स्टार्टेड बिजनेस कितने के साथ? एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और इशू किए शेयर्स। तो देखो सबसे पहले जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बोलती है शेयर कैपिटल 12 लाख। ठीक है जी, लो यहां डाल दो। और फिर जो डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स वो कंपनी का लोन होता है। आप यहां लिखो 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने के हैं? सॉरी, हाँ शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, ऑनर होते हैं। तो सब पढ़ोगे यार, अभी से डीप में, इसमें नहीं जाना डीप में। इसकी डेप्थ में जाओगे तो फिर फंस जाओगे। अभी ये वाली डेप्थ में नहीं जाना। जैसे शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, उसकी किताब है अलग से, वहां इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि सब बातें क्लियर है। अभी नहीं, बस इतना याद रखो कि शेयर जो होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक होते हैं। और मालिक जो पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, इसलिए शेयर के पैसे को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। एक मालिक था, उसने पैसा लगाया तो हमने क्या कहा? कैपिटल। 2 मालिक हो तो हमने कहा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। बहुत सारे मालिक, तो हम मालिकों के नाम नहीं लिख सकते, तो हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल। इतने समझ में आए? एक मालिक पे क्या लिखते थे आप? सिर्फ कैपिटल। ए स्टार्टेड बिजनेस तो कैपिटल। जब 3 पार्टनर हो गए ए बी सी, तो आपने क्या लिखना स्टार्ट किया? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। और जहां अनगिनत मालिक हो, अनलिमिटेड ऑनर हो, तो फिर वहां उनके नाम नहीं आ सकते, उनके आगे तो हम क्या लिख देते हैं? शेयर कैपिटल। तो इस कंपनी ने अपना पैसा नहीं लगाया, लोगों का पैसा कितना इकट्ठा किया? 12 लाख। और डिबेंचर्स मैंने लोन, इट्स अ लोन टेकन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जिसपे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज लाइक अ नॉर्मल लोन। लेकिन ये लोन क्या होता है? ये लोन एक ऐसा लोन है जो हम आम जनता से लेते हैं, आम जनता से भीख मांगते हैं। ये वो वाला लोन है, बैंक से नहीं लेते। ठीक है जी, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो लोन में डाल दिया। और क्या किया उसने? उसके बाद इमीडिएटली कंपनी परचेज अ मशीन। तो मशीन तो मालूम है ना फिर आप कितनी? 3 लाख। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ? एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन तो नहीं है, नहीं, बिल्डिंग 5 लाख। और क्या किया उसके बाद? और ये ट्रांजेक्शन हुई। और हाँ, एडजस्टमेंट नहीं भूल जाना। फिर एडजस्टमेंट भी दी थी क्या? कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट 15% टू शेयर होल्डर्स। मुझे बताओ ना कितना डिविडेंड आएगा? 15% जरा निकालो तो फटाफट जल्दी से। कितना आया? कितना पैसा लोगों से इकट्ठा किया? 12 लाख रुपया इकट्ठा किया। 12 लाख पे 15% अगर डिविडेंड दिया तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो लिख दो डिविडेंड पे करो। देखो यहाँ डिविडेंड, ठीक है जी, लिख दो डिविडेंड पेड। अच्छा, उसके बाद और क्या बताया गया आपको? और उसने क्या बोला? हाँ अभी रुक जाओ, इसको आगे करते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन कितना? 10% ऑन मशीन। मशीन पर डेप्रिसिएशन निकालो कितना? और यहां भी आपने लिखा डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं एक बात बोलूं, वैसे कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती नहीं है। ये हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो ऐसी नहीं दिखती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आपको समझाने के लिए।
आ जाओ आगे पढ़े, फिर क्या बोलता है, क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्रिएट करना है। कितना प्रोविजन बोल रहा है, 50,000 का। तो लिखो कोई भी प्रोविजन है यहाँ पे आएगा, एक्सपेंस है, तो लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। और यहाँ पे भी लिख दो प्रोविजन, सारे प्रोविजन यहाँ पे आते हैं, आपको मालूम है, रिजर्व प्रोविजन 50,000, ये भी आपका आ गया। और फिर उसने एक बात और भी बोली, क्या, ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। अरे हाँ, 20,000 जनरल रिजर्व को भी देना है, तो अभी तो हम कहीं डाल नहीं सकते, यही लिख दो जनरल रिजर्व 20,000। और यहाँ भी आपको मालूम है जनरल रिजर्व आता है 20,000, यहाँ आता है जनरल रिजर्व, देखा नहीं आपने? हाँ, एक्सपेंस है, अभी हम यहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि आप बात कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे तो बातें दूसरी होगी, अभी फिलहाल दिखाते रहे। और कुछ हमारे पास है? हाँ सर, बस यही था, और तो कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अरे हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, 10%, तो कितना है, लो। अब करो तो क्लोज जल्दी इसको, आपको बताता हूँ बाद में, इसकी बाद में बातें, अभी फिलहाल कर दो क्लोज। अब जल्दी से क्लोज करो तो क्या है, जरा देखो तो पहले इसको क्लोज करो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, जीपी क्या है, कितना है, 680, और 680 यहां आ गया आपका बाय जीपी। और फिर एनपी कितना है, एनपी आ रहा है कि लॉस आ रहा है, पहले देखो। कितना है, कितना है नेट प्रॉफिट, 450 हो रहा है इस तरफ, 2,30,000। और ये नेट प्रॉफिट बांटा नहीं है, जब बैलेंस शीट को टैली करवाओ तो कितनी होती है, फटाफट देखो। मैं देखता हूँ आप कहां से क्या निकालते हो। 23 लाख दोनों साइड मिल रही है बैलेंस शीट की, देखना चाहिए। 12 लाख खाना करे, इधर 12 लाख है, उधर सैलरी 5 है, तो 7 लाख है। कितना बैलेंस आ रहा है, इधर तो 12 लाख पहला ही हुआ है, और इधर 2 लाख। नहीं पहले टोटल मारो उसका कितना आ रहा है जल्दी से। 12 लाख आपके पास है, 8 लाख आपके पास है, 30,000 आपके पास है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन तो कोई तो डालना भूल गए, आप डालो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, ये भी डाल दो 30,000। और बताओ फटाफट से, चलो वहां मत दिखाओ, ये लो यहाँ हटा देते हैं, लो इसको यहाँ हटा के यहाँ दिखा दो, अब तो ठीक है। एक ही बात थी, एक ही बात है, लेकिन मिलाने के लिए चलो इसको 3 लाख छोड़ देते हैं, यहाँ प्रोविजन दिखा देते हैं, अब तो ठीक। प्रोविजन यहाँ भी दिखा सकते हैं और यहाँ भी दिखा सकते हैं, आपने पढ़ा क्लास, ठीक है। और चलो और मिलाओ क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ गया, टैक्स भी आ गया, जनरल रिजर्व भी आ गया, और प्रॉफिट लॉस भी आ गया। अब मिलाओ कितना आ रहा टोटल इसका, कितना आ रहा है, 23 लाख 30,000। ओके, तो फिर इधर कितना आ रहा है, 23 लाख। इधर कितना आ रहा है, कितना, कितने का फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, फर्क कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये देखो 23,30,000 माइनस करो 8 लाख, 15,30,000। मान लो भाई ये कैश है, कैश अकाउंट कहाँ बनाया आपने, कैश अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं किया ना आपने, तो 15,30,000 आपका कैश है, ठीक है जी। यही आपकी मिसिंग फिगर है, कैश हो गया, ये बैलेंस शीट टैली हो गई।
ये बैलेंस अब ठीक है, कुछ बातें आपके समझ में नहीं आई, हमने जबरदस्ती टैली की, लेकिन ऐसा ही कुछ आप 11th क्लास में करते थे, ये काम आप करते थे 11th क्लास में, ठीक है। अब सुनो क्या होता था, मैं बताता हूँ आपको, गलती कहाँ थी। ये बैलेंस शीट बनवाना मकसद नहीं था, आपको बैलेंस शीट सिखाना मकसद नहीं था, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती नहीं है। जो सीखेंगे वो तो बात की बात है, बैलेंस शीट बनती कैसे है। सिखाने का मकसद ये था कि हम क्यों इसका चीर फाड़ कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता था। देखो इधर क्या होता था, आप कुछ भी खर्चा करते थे, कोई भी खर्चा करते थे, यहाँ दिखा देते थे। मैं जैसे बताता हूँ आपको, देखो ये जो रेंट है ना, रेंट, और ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है, ये तो आपके ऑपरेशनल खर्चे हैं। यू आर पेइंग रेंट बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, यू आर पेइंग सैलरी टू पीपल दो दे आर वर्किंग फॉर यू, एंड यू आर पेइंग कमीशन फॉर सेल्स और वॉट एवर, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल ऑपरेशन के खर्चे थे, ठीक है जी। लेकिन आप देखो, ये जो आपने डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को, क्या ये नॉर्मल ऑपरेशन का खर्चा है? इज इट ऑपरेशन एक्सपेंस? लेकिन आप यहां दिखा देते थे उसको। जो डिविडेंड आपने पे किया, इट हैज टू गो इन सम अदर एक्सपेंस, ये आपको ऑपरेशन खर्चा नहीं था, इट इज नॉट बिलोंग टू योर ऑपरेशन। डिविडेंड पे करना कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। अच्छा और देखो, ये देखो डेप्रिसिएशन, जो आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मुझे बताओ आपने किसी को डेप्रिसिएशन पे किया आज तक? क्या आपने हाथ से किसी मशीन को पैसा दिया आपने आज तक? लेकिन आप कहाँ दिखाते थे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, सभी एक्सपेंस के अंदर। जबकि ये, हाँ ये ऑपरेशनल जरूर है, लेकिन इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैश एक्सपेंस तो नहीं है, इसमें तो कैश लगता ही नहीं, लेकिन आपने यहां दिखा रखा है, तो प्रॉब्लम आई ना। अगर हम कैश आने और जाने की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर प्रॉफिट जो 2-30 दिखा रहे हो उसमें ये गलत है सर, ये तो पैसा गया ही नहीं हमारे हाथ से, ये तो प्रोविजन में डाल दिया है, पैसा तो गया ही नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद देखो, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या आपने पे किया टैक्स? अरे प्रोविजन बनाया, पे तो नहीं किया, फिर इसको यहां दिखा दिया आपने। अरे और देखो इधर जनरल रिजर्व, जो पैसा जनरल रिजर्व में पड़ा है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन आपने यहां दिखा दिया, उसको एक्सपेंस में दिखाया। और हाँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, याद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहां दिखाते थे आप लोग? यही दिखाते थे। क्या ये ऑपरेशनल खर्चा है? क्या कंपनी लोन लेना कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है? क्या कंपनी लोन ऑपरेशन के लिए करती है? अरे लोन तो कंपनी ने तब लिया था जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब बिजनेस स्टार्ट करना था और आपके दिमाग में आइडिया आया था, तब तो ऑपरेशन स्टार्ट भी नहीं हुए थे बिजनेस के। फिर आपने कहा दिखा दिया? यहां दिखा दिया। और फिर क्या निकाल के बताया? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इतना है, नेट प्रॉफिट ये है 2,30,000। तो सही मायने में ये सब गलत था। हम लोग सभी खर्चों को, 11th क्लास तक ठीक था, हम लोग सभी खर्चों को एक ही जगह पे दिखाते रहे, चाहे वो किसी भी नेचर के थे। हमें नेचर का मालूम ही नहीं था कि खर्चों का क्या क्या नेचर हो सकता है। ये तो अब हमें पता लगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए कि भैया हम पूरी कंपनी की एक्टिविटी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। उन खर्चों को अलग अलग दिखाना चाहिए। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो खर्चे है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिखावा है, जैसे डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? तो फिर हमने क्या किया, हमने अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया और हमने कहा हम इन्हें बांट देंगे, हम इन्हें एक साथ नहीं रखेंगे। हम उन्हीं खर्चों को दिखाएंगे जिसके लिए हमने कैश पे किया, और वो खर्चे उसी एक्टिविटी में जाएंगे जिससे वो रिलेटेड है। यानी अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑपरेशन की, आपको एग्जांपल दूं सिर्फ ऑपरेशन एक्टिविटी का, तो ये 3 खर्चे ऐसे हैं जो कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस को होने वाले खर्चे हैं, जिसमें कंपनी रेंट पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है और कमीशन पे कर रही है। ये कंपनी के नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑपरेशनल एक्सपेंस, नॉर्मल ऑपरेशंस में होने वाले खर्चे हैं। अगर मैं बात करूं और ऊपर जाके, तो ये कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है परचेज करना, और ये भी कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है सेल्स करना। ये कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, परचेजिंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स। और फिर ये सारे के सारे खर्चे जो कंपनी कर रही है, दीज आर नॉर्मल ऑपरेशंस। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे अब किया कंपनी ने जब कंपनी ने फाइनेंस इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा किया था, लोगों से पैसा मांगा था, आओ हम बिजनेस करें मिलके, और लोगों ने कंपनी के शेयर्स बाय किए थे, उनको डिविडेंड दिया जिन्होंने पैसा शेयर्स में लगाया था। ये कंपनी का ऑपरेशनल खर्चा तो नहीं है, इट इज नॉट एन ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इकट्ठा किया था तो उसका पैसा देना पड़ रहा है, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस।
मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता हूँ, नहीं तो 10-10 आइटम लिखवा के बुक की तरह आगे निकल जाऊं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कौन सा खर्चा ऑपरेशनल है और कौन सा खर्चा फाइनेंशियल है। अरे ये ऑपरेशन रिलेटेड नहीं है, ये तो तब देना पड़ रहा है डिविडेंड जब पैसा इकट्ठा किया था, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है। सुनो यार, छोड़ो ना यार, तू उसमें मत जा बैलेंस शीट में। मैंने कहा बैलेंस शीट सिखाना तेरे को मकसद नहीं है, तो जो बेसिक वो सीखो, बैलेंस शीट को सीखना नहीं। बैलेंस शीट मैंने बहुत बनाई है, मैं मालूम है 2 जगह एंट्री होती है हर चीज की, ठीक है नहीं। अब सुनो दूसरी बात, डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ दिखाया जरूर है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हम यही दिखाते रहे पूरी 11th क्लास के अंदर, यहाँ दिखाते रहे। लेकिन कभी आपने सोचा इस डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको तो कहीं जगह मिलनी भी नहीं चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम वही दिखाते हैं जो कैश रिलेटेड है। हाँ, ये बात सच है कि ये एक ऑपरेशनल खर्चा है, हम ऑपरेशंस करते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है भाई, ये तो कैश नहीं है। और हमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वही खर्चे दिखाने हैं जिनमें से कैश आया और कैश गया। तो फिर ये तो कहीं भी नहीं आएगा डेप्रिसिएशन। इसे वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जो गलती से हमने काट दिया। जब बात सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटी की होगी तो सिर्फ 3 खर्चे दिखेंगे, ये वाले 3, और चौथा ये, और जब पैसा आएगा वो ये, बस। इसके अलावा जो भी कंपनी ने किया वो ऑपरेशन नहीं था। तो यानी जब हमें इस कैश को अब अलग करना होगा, ऑपरेशन एक्टिविटी को अलग करना होगा, तो सिर्फ 5 बातें आएंगी ऑपरेशन के अंदर। क्या? सेल्स, परचेज, रेंट पेड, सैलरी पेड और कमीशन पेड। इसके अलावा जो कुछ भी कंपनी में हुआ वो ऑपरेशनल नहीं था, वो ऑपरेशनल नहीं था। हाँ, ऑपरेशनल अगर था तो डेप्रिसिएशन, लेकिन वो नॉन कैश था, उसके लिए कैश फ्लो में कोई जगह नहीं मिलेगी। फिर बारी आई प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे आपने प्रोविजन रखा है टैक्स पे करने के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स जो होते हैं, ये जो प्रोविजन आप बनाते हो ये रियल लायबिलिटीज नहीं होते, लेकिन आप उसको खर्चे में यहां दिखा देते हो। आपने क्या किया, खर्चे में दिखा दिया। क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस है? क्या ये इन्वेस्टिंग एक्सपेंस है? ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग में माइनस किए जाएंगे, ये वहां पे नहीं दिखाए जा सकते। फिर बात आई क्या, जनरल रिजर्व की। अरे भाई, जनरल रिजर्व में पैसा रखना क्या कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस है? इज इट ऑपरेशनल एक्सपेंस? ये कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है? नहीं। मैं आपके दिमाग में एक बात घुसाना चाहता हूं, ऑपरेशन क्या होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये बात दिमाग में बिठाओ। कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं कच्चा माल खरीदने से लेके पक्का माल मार्केट में बेचने तक, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचने तक, जो भी खर्चे वो कंपनी करती है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दे आर कॉल्ड ऑपरेशनल एक्सपेंस। इससे बाहर आओ, बड़े हो जाओ, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बाहर आ जाओ। अभी खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 11वीं क्लास में 2 तरीके से बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले यहाँ आते थे, इनडायरेक्ट वाले यहाँ आते थे, यही सिखाया गया था। अब थोड़े बड़े हो जाओ, अब हम कहते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट से बाहर आओ, ऑपरेशनल की बात करो, और बात करो फाइनेंसिंग की, और बात करो इन्वेस्टिंग की। अब खर्चों को 3 तरह से बांटो। जो कुछ भी एक कंपनी अपने नॉर्मल ऑपरेशंस पे खर्च करे उसे बोलो ऑपरेशनल एक्सपेंस या ऑपरेशनल एक्टिविटीज, आए और जाए। जो कुछ भी एक कंपनी अपने फाइनेंशियल खर्चों पे खर्च करे, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिविडेंड, ये सारे खर्चे क्या हैं? ये वो खर्चे हैं जो कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कर रही है। ये कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, ये नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है। फिर जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, मशीन का परचेज करना, फिर कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है तो बिल्डिंग का परचेज करना, वो सारी कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। वो नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है भाई, वो नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है। तो हमने अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस को 3 तरह से बांट दिया। इन 3 तरह से, यानी एक कंपनी की टोटल एक्टिविटी को 3 तरह से बांट दिया। कौन कौन सी? ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। स्टार्ट हम यहां से करते हैं, पर कैश फ्लो उल्टा बनाते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिर ऑपरेशनल। और जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ठीक है, हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। सीढ़ियों में नीचे से ऊपर चढ़ा जाता है ना, ऊपर से नीचे छलांग मार के आया जाता है। तो हम चढ़ते कैसे? नीचे से ऊपर। सबसे पहले एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग और फिर ऑपरेटिंग। यही पैटर्न में हम चढ़ते हैं। अब याद रखना, ऊपर से नीचे नहीं आया जाता, हमेशा नीचे से ऊपर जाया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर ऑपरेशन। इस तरीके से कैश फ्लो बनता है जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे।
लेकिन सबसे पहली बात तो ये देखो, आप सबसे पहली चीज ये देखो कि जो हम 11th क्लास में करते थे अब उससे बाहर आओ। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसको चीर फाड़ किया जाएगा। इसमें से ऑपरेशन अलग कर दिए जाएंगे, फाइनेंस वाले अलग कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टिंग वाले अलग कर दिए जाएंगे, और फिर इसको बनाया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसी का पोस्टमार्टम किया जाता है जो हम बनाते हैं, इसी चीज को दोबारा से चेंज किया जाता है। गलती से हमने सारे खर्चे कहाँ दिखा दिए, ऑपरेशन में दिखा दिए, तो जो गलती से दिखा दिए वो प्लस कर दिए जाएंगे, और जो दिखाने चाहिए थे पर नहीं दिखाए वो माइनस किए जाएंगे, और जो दिखाने नहीं चाहिए थे क्योंकि उन पे कैश नहीं गया वो वापस प्लस कर दिए जाएंगे। बस यही काम हम करते रहेंगे। इसी छोटे से काम को हम बोल देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत छोटा सा काम है, विश्वास मानो, बहुत छोटी बात है। अगर आप समझ सको कि हम करने क्या वाले हैं, हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसे अलग अलग तरीके से दिखाने वाले हैं। हम पूरी कंपनी की एक्टिविटी को अब 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे 3 हिस्सों में। और हमने कहा उस हिस्से का जो भी आना और जाना है कैश का, उसी हिस्से में दिखाओ, दूसरे से मिक्स मत करो। और अगर गलती से मिक्स कर दिया है तो माइनस प्लस करके बराबर कर दो, मिक्स मत करो। हमने मिक्स कर दिया है, देखो आपके सामने हमने मिक्स करके प्रॉफिट निकाला 2,30,000, लेकिन क्या ये रियल प्रॉफिट है कंपनी का? इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो खर्चे हुए भी नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन, ये तो पैसा भी खर्च नहीं हुआ, पर हमने दिखा दिया क्योंकि यही हमने सीखा था। तो अब जो हम सीखने वाले हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा फॉर्मेट की तरफ, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम फॉर्मेट तैयार करेंगे, बुक का फॉर्मेट नहीं, बुक में तो 2 पेज का फॉर्मेट है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें बात को समझना है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा फिनिश नहीं करनी, ठीक है? अगर रट्टा मारा तो बुक का फॉर्मेट है। मैं बताता हूँ अपना फॉर्मेट क्या है बुक का, जो हमने बनाया। आ जाओ हम स्टार्ट करें, और एक ही पेज पे आना चाहिए, ये पहले देख लो। जिस बच्चे को खुला लिखने की आदत है वो थोड़ा सा टाइप करके लिखेगा, इसे एक ही पेज पे आना होगा। आ जाओ, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लिखे, फटाफट जल्दी से आ जाओ। फॉर्मेट जो मैंने बनाया, मैं आपको इसकी कॉपी बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं, पर आप लिखो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ, ये एक ही पेज पे आना चाहिए, और एक भी लाइन वेस्ट मत करना। अगर एक भी लाइन वेस्ट हो गई तो फिर ये एक पेज पे नहीं आएगा। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है जी? इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये लो, आप 3 कॉलम में बांट दो, 1, 2 और ये पर्टिकुलर, बस इतना ही। ऊपर क्या लिखना है, अंदर क्या लिखना है, बात की बात है। पहले बेसिक सीख लेते हैं, लिखना लूना तो बाद में आ ही जाता है। तो आप सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना ही है। सबसे पहले लिखेंगे, छोड़ दो अभी मैंने कहा ऊपर नीचे छोड़ दो। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई कितना? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आप अपने क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं बनाना बेटे, ऐसा बना, सीधा बना, सीधे में ऐसे पूरा नहीं आएगा, ये तो मेरे पास जगह कम है। हाँ ऐसे बनाओ। कितनी लाइन है आपके इसमें पेज में, कितनी लाइन होगी? मतलब ये तो बहुत छोटा है, इसमें तो आएगा नहीं कभी भी। कौन से? इसमें आएगा, और लाना पड़ेगा इसके अंदर हमारे को। कितनी लाइन है इसमें? 34। कितनी? 23 लाइन है। तो आप एक काम करो, 10 लाइन छोड़ दो। अच्छा वेट, आप 10 लाइन छोड़ दो, पहली 10 लाइन छोड़ दो, ठीक है? 10 से 12 लाइन छोड़ दो, 12 लाइन छोड़ो आप, पहली 12 लाइन छोड़ो, इसके आगे 12 लाइन छोड़ दो, और यहां लिखो कैश। हाँ 12 लाइन छोड़ के लिखो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फिर सबसे नीचे यहाँ पे आप छोड़ो 6 लाइन। आपके पास 23 लाइन है ना, टोटल 23 है ना, तो 12 और 6 18, आप 6 लाइन छोड़ दो, ठीक है? और 6 लाइन छोड़ के फिर लिखो कैश। क्यों? कितनी लाइन है आपकी भी? कितनी है? कितनी आप बताओ ना, टोटल लाइन्स कितनी है आपके पास रजिस्टर में? हाँ तो आएगा बेटे। फिर लिखो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है?
और सुनो, इसके नीचे कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 इसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है। आप 23 लाइन को बांट रहे हो ना, मैंने 23 लाइन को बांटा है, 23 लाइन्स को। फाइन, आ जाओ। सबसे पहले तीनों डिवाइड कर दिया ना। देखिए 3 में नहीं करना बेटे, सबसे बड़ा ये होता है, ये बड़ा पार्ट है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ठीक है। सुनो मेरी बात, इधर सबसे ज्यादा कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट है सबसे बड़ा है, ये सबसे लेंथी पार्ट है भाई, इसलिए मैंने कहा 10 से 12 लाइन, और इसके लिए 5 से 6 लाइन, इसके लिए भी 5 से 6 लाइन बहुत है। इन दोनों के लिए 6 और इसके लिए 12, तो 12 6 18 से 24 लाइन तो हर उसमें होती है ना, इतनी तो हर एक में है, हर एक रजिस्टर में 24 लाइन तो है, ठीक है। लो ये देखो मेरे में कितने आराम से पूरा है, देखो आप, एक मिनट, ये देखो कितने आराम से पूरा है, ऊपर कितनी जगह छोड़ी है, फिर भी कितने आराम से पूरा है, देख रहे हो आप, बड़े मजे से पूरा आता है, हाँ आराम से। फाइन हो गया। अब सुनो, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आ गए बाहर, उससे ये है, लेकिन फिर भी उसको अंदर बिठा ले, बुला के आ जाओ। सबसे पहले वो वहां बिठा देंगे, सीट है, अरे आगे हो जाओ प्रशांत, आप अंदर आ जाओ। लो बस ज्यादा डिस्टर्बेंस मत करो आप, इधर देखो। सबसे पहले आपने बांट दिया 3 में, सुनो मेरी बात, मैंने फिर समझाया। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहली एक्टिविटी, उसके बाद हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर को, ऊपर से नीचे नहीं कूद रहे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। बनता इस शेप में है। तो सबसे पहली चीज जो निकाली जाती है वो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहला आइटम जो हम यहाँ लिखते हैं वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। लिखो आप मेरे साथ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और इसके अंदर सर ये कैसे निकालते हैं, अरे सब सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले निकालना सीखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे नेट प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है ना, अभी तो नेट प्रॉफिट निकाला आपने, कितना आया था बताओ, कितना आया था, 2,30,000। लेकिन वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था या आफ्टर टैक्स था, सोच के देखो आफ्टर टैक्स, उसमें टैक्स भी था, प्रोविजन फॉर टैक्स भी था, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है निकालेंगे। अभी नहीं, अभी और भी कुछ की चीजें, अभी नहीं जाना, ये सीखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसके लिए सिर्फ एक लाइन में आएगा, अगली लाइन में लिखो ऐड करेंगे। सुनो मेरी बात, हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने किया जो नॉन ऑपरेटिंग था, जो गलती से हमने ऑपरेशन में दिखा दिया, अब उसे वापस प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो नॉन ऑपरेटिंग था, गलती से हमने ऐड में माइनस कर दिया था, अब वापस ऐड करो। लिखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंस। कितनी लाइन है आपके पास, कितनी लाइन है आपके पास, इसके नीचे आप 2 लाइन छोड़ो, ठीक है। सुनो करेंगे पूरा, अगर थोड़ा एक बार कटिंग हुआ तो इसके नीचे आप 2 लाइन छोड़ो, कितनी 2 लाइन छोड़ दिया। मेरी बात सुन रहे हो, हम कर क्या रहे हैं, अरे सुनो, हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो कोई भी ऐसा पैसा जो हमने खर्च किया जो कि ऑपरेटिंग का नहीं था, उसे वापस प्लस किया जाएगा। गलती से खर्च कर दिया, याद है कौन सा, अरे डेप्रिसिएशन की बात सुनो ना, वो नॉन कैश है, वापस प्लस किया जाएगा। अरे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या वो ऑपरेटिंग का पैसा था, वापस प्लस करो, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐसा मैं याद नहीं करवाना चाहता आपको, सच्ची बोलता हूँ। आप चाहो ना, आप चाहो तो याद कर लो, इसको रट्टाफिकेशन करोगे फिर बाद में। मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता, मैं एक भी क्वेश्चन आपको रट्टे से नहीं करवाऊंगा, और पूरे के पूरे 84 के आंसर आएंगे गारंटी के साथ, 10 मिनट के अंदर गारंटी देता हूँ। लेकिन आप दिमाग में बिठाओ हम कर क्या रहे हैं, याद है वो याद करो, प्रॉपर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां मैंने 2 बातें सिखाई थी, नेट प्रॉफिट जब भी डालेंगे तो क्या करेंगे, 2 बातें दिमाग में रखेंगे। कौन कौन सी, नेट प्रॉफिट आफ्टर द एक्सपेंस एंड बिफोर एप्रोप्रिएशन। कहा था ना, मैं बोलता हूं हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसा पैसा जो हमने खर्च कर दिया है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं खर्च किया, उसे वापस प्लस कर दो, ताकि हम वहीं पे आ जाए जहां हम थे। मेरी बात समझे आप, कोई भी ऐसा पैसा जो हमने खर्च कर दिया जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, उसे वापस इसमें प्लस कर दो।
वापस प्लस कर दो, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर लेस करो, लेस करो। अगर कोई भी ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं थी पर हमने गलती से प्लस कर दी, कोई भी ऐसी इनकम, मान लो सेल्स तो ऑपरेटिंग इनकम है ना, कोई भी ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं थी, जो इनकम ऑपरेटिंग नहीं थी, जैसे हम भी रिसीव कर सकते हैं डिविडेंड ऑन शेयर्स, हम भी रिसीव कर सकते हैं, है ना, हम भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव कर सकते हैं। कंपनी ने बाहर किसी का, अभी देखा आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन में, कंपनी ने बाहर किसी और कंपनी के शेयर्स लिए थे। यानी कोई भी ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं थी, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, लेकिन डिस्काउंट में कैश नहीं आता, इसका सेल्स ऑपरेटिंग है, ये सारी बातें ऑपरेटिंग है। कोई भी ऐसी इनकम जो गलती से हमने ऐड कर दी लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं थी, उसे माइनस करो। सॉरी, अरे रुको यार, क्या बात है यार, रुक जाओ। मैंने कहा हम निकालना सीखेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट देख रहे हैं। क्या ये फॉर्मेट बुक का फॉर्मेट नहीं है? अगर किताब के फॉर्मेट में जाओगे तो रट्टा फिलेशन करते रहोगे सारी उम्र के लिए, रट्टा एक भी नहीं मारना पड़ेगा और सारे आंसर आएंगे। बस दिमाग में बिठाओ हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात। और तो कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने किया जो ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं था, वापस प्लस, और कोई भी ऐसी इनकम जो हमें हुई जो ऑपरेटिंग की नहीं थी, वापस माइनस। याद नहीं करना, याद मत करना, इसे रट्टा फिलेशन मत लेके आना, समझना बात को। मैंने एग्जांपल देके आपको 11th क्लास का क्वेश्चन इसीलिए करवाया कि आप समझो वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आपने पे किया पिछले एग्जांपल में, वो ऑपरेटिंग नहीं था, इसे वापस प्लस करना पड़ेगा। वो जो आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया वो ऑपरेटिंग नहीं था, वापस प्लस करना पड़ेगा। वो डेप्रिसिएशन जो आपने खर्च किया वो ऑपरेटिंग तो था लेकिन नॉन कैश था, उसे भी वापस प्लस करना पड़ेगा। वो सारे खर्चे जो आपने अभी अभी डाले पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने इसीलिए 11th क्लास के लिए आपका टाइम वेस्ट किया। हम 11th क्लास में इसीलिए गए ताकि मैं समझा सकूं कि ये बात हम कर क्या रहे हैं। अरे हम रट्टा फिकेशन नहीं मारना चाहते, मैं कैश फ्लो के अंदर आपका रट्टा नहीं लगवा सकता हूं, कहीं रट्टा नहीं लगना। हम तो वापस प्लस कर रहे हैं जो गलती हमसे हो गई, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं। और हाँ, ऐसी कोई इनकम जो हमने गलती से, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, याद है 12th 11th क्लास के अंदर, अरे 11th क्लास याद करो और याद करो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सेल ऑफ असेट्स करके प्रॉफिट होता था तो कहां दिखाते थे आप, कहां दिखाते थे? क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है? पर आप कहां दिखाते रहे, यहां दिखाते रहे। तो 11th क्लास की गलतियां ही तो सुधारनी है। आप जब सेल करते थे असेट्स को, द असेट्स ऑफ 5 लाख सोल्ड इन 6 लाख, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। आपने कहां दिखाया? यहां दिखाया, इधर दिखाया, दिखाया याद है आपको 11th क्लास में? क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है? बस अब उसे वापस माइनस कर दो। ऐसी कोई भी इनकम जो हमने गलती से ऑपरेशन में दिखा दी, अब उसे माइनस कर दो, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। हम पूरे प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने 3 हिस्सों में कंपनी को बांट दिया। कौन से 3 हिस्से? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। एक कंपनी के 3 ही ऑपरेशन होते हैं, 3 ही काम कंपनी करती है, चौथा नहीं करती। पैसा इकट्ठा करती है, उसको इन्वेस्ट करती है और ऑपरेशंस करती है। बाकी कोई काला जादू कंपनी नहीं करती है। यही 3 काम कंपनी करती है और यही 3 काम को हमने 3 स्टेप्स में बांटा। और तीनों कामों में जितना पैसा आया और जितना पैसा गया उसको अलग अलग से निकाल के हम दिखाएंगे, इतना सा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लेकिन जो गलतियां हमसे हुई हैं वो सुधारनी पड़ेंगी, तभी सही पहुंचोगे। अभी आपने वो चैप्टर किया ना, कौन सा? चेंज इन पीएसआर, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ना, तो 4 कॉलम बनाए आप लोगों ने। क्या निकाल रहे थे? बार जो गलतियां हुई उन्हें सुधार रहे थे। ये काम हम यहां कर रहे हैं। समझ आई बात आपको? तो लो, ये सबसे पहले क्या किया आपने? यहाँ 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपको काटना पड़े कुछ, तो चिंता नहीं करना, एक बार थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फिर जो फॉर्मेट बनेगा ना आपसे, उस फॉर्मेट की आप फोटोकॉपी कराओगे, कम से कम 60 फोटोकॉपीज। लेकिन अभी नहीं कराना, वो हम कब कराएंगे? आज क्या है? अब कब मिलने वाले हैं? अब हम मिलने वाले वेडनेसडे को, है ना? उस दिन करवाएंगे, उस दिन फाइनल करेंगे इसको। लेकिन एक बार जब आप फोटोकॉपी करा लोगे फिर उसके बाद दोबारा चेंज नहीं करोगे। यू विल नॉट चेंज दैट। उस फॉर्मेट को फिर आप चेंज नहीं करोगे, उसी फॉर्मेट पे आप फोटोकॉपी के अंदर काम करोगे। बार बार फॉर्मेट नहीं बनाओगे, एक ही बार फॉर्मेट बनेगा। ठीक है जी, चलो हो गया। दूसरा आ जाओ, फिर क्या करेंगे इसके आगे? ये सब कुछ जो प्लस माइनस करेगा तो निकल के आएगा। यहां लिखो, लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ये हटा देता हूं, बीच में ऐसे आ रहा है। बस 2 यहाँ 2 लाइन छोड़ दो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकल के आएगा आपके पास। सर ये कैसे निकल के आएगा, ये क्या चीज होगी? सिर्फ अरे छोड़ो यार, अब लिख लो, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे ना, छोड़ो अभी लिखते चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपके पास आ जाएगा। फिर मेरे पास तो जगह थोड़ी है, मैं इसे हटा रहा हूं, आपके पास अभी जगह पड़ी है, कितने लेने और पड़ी है आपके पास? कितनी? 4 लाइन पड़ी है आपके पास। तो लिखो फिर जल्दी से, इसमें ऐड करेंगे। यहां पे आप ऐड करोगे डिक्रीज इन करंट असेट्स ना, बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल साथ ही, इसके बिल्कुल साथ, डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट। अब सर ये करंट असेट्स की डिक्रीज होने से पैसा कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है भाई। इधर देखो, इधर इसे छोड़ देगा, जरूरत भी होगी तो ठीक हो जाएगा। फॉर्मेट अभी चेंज करेंगे, फाइनल कर लेंगे, ठीक है। सुनो इधर बात को समझो। सर ये डिक्रीज इन करंट असेट्स यहाँ क्यों आ रहा है? इसका हमारे कैश से क्या रिलेशन है? आपको मालूम है, जब जब भी करंट असेट्स डिक्रीज होते हैं तो कंपनी में पैसा आता है। बोलो, कोई दे सकता है एग्जाम्पल, कैसे आता है? मैच्योर पैसा आ गया। डेप्टर्स थे, बड़ी बात डेप्टर्स। अरे सन्डी डेप्टर्स क्या होते हैं? करंट असेट्स होते हैं। आज उन्होंने पेमेंट कर दी तो क्या आया आपके पास? पैसा आया। तो पैसे का आने को हम ऐड कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स हम वापस ऐड कर रहे हैं। यानी जहां कहीं से भी नॉर्मल ऑपरेशन से पैसा आना चाहिए, हम उसको ऐड कर रहे हैं, ये ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? लिखो जल्दी से, उसके बाद लेस करो, फटाफट जल्दी से लेस करो, या डिक्रीज इन करंट असेट्स को ऐड कर लो, और इसी के साथ लिख दो यहां पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब ये भी सोचने वाली बात है, भैया करंट लायबिलिटी के बढ़ने से पैसा कैसे आता है? बता सकता कोई मुझे? कोई और? करंट लायबिलिटी के बढ़ने से पैसा कैसे आ सकता है बिजनेस में? लायबिलिटी के बढ़ने से भी पैसा आता है बिजनेस के अंदर। वाह, कमाल की बात। कैसे? एक मिनट, कैसे कैसे? जो एक साल के अंदर के गवर्नमेंट बजट में भी पड़े, लायबिलिटी आती है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, हमने पैसा बोरो करा, हमने लोन लिया छोटा, लोन दिया तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी के बढ़ने से भी पैसा आता है। और हाँ, दूसरा सुनो मेरी बात, हमने कहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से पैसा आता है। मान लो क्रेडिटर्स, चलो बैंक लोन तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर उसको छोड़ भी दें, उस एग्जांपल को, अगर हम बैंक लोन को छोड़ भी दें तो हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है ना। बिल्स पेबल कौन सी लायबिलिटी है? करंट। अरे क्रेडिटर्स के बढ़ने से कंपनी में पैसा कैसे आ सकता है? सोच के देखो आप। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार में सामान लिया, जिनसे आपने उधार में गुड्स लिए, जिनको पेमेंट करनी है आज से 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, उनके बढ़ने से पैसा कैसे बढ़ सकता है? क्रेडिटर्स के बढ़ने से पैसा कैसे बढ़ सकता है कंपनी में? बताओ। अरे सुनो, मैं समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। बड़े बनना है, थोड़ा सा बड़े होना है। क्रेडिटर्स के बढ़ने से पैसा कैसे बढ़ेगा? सुनो मेरी बात, मुझे गुड्स चाहिए आज, ये है क्रेडिटर मेरे सामने बैठा, सप्लायर ये है, ठीक है। मैंने बोला गुड्स सप्लाई कर दो, बोलता पैसे कैश चाहिए। मैंने बोला पैसे तो नहीं, उधार में माल चाहिए। मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, या था और मैं खर्च नहीं करना चाहता था। आई डोंट वांट टू यूज दैट मनी। ये साथ वाला सप्लायर बैठा था। मैंने बोला गुड्स चाहिए 1 लाख रुपए के। बोला उधार देंगे 2 महीने का। मैंने तुरंत गुड्स ले लिए। बोलो जो 1 लाख रुपए मेरे पास था पहले, अगर मैं इसको देता तो कहां जाता? इसकी पेमेंट हो जाती। लेकिन इसको पैसा मैंने नहीं दिया तो उसका कहां यूज किया? बिजनेस के अंदर कहीं और यूज किया। यानी जब लायबिलिटी बढ़ती है, करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं, तो भी हमारे पास इनफ्लो बढ़ता है, पैसे का इनफ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा हमने यूज नहीं किया तभी तो करंट लायबिलिटी बढ़ी। सुनो मेरी बात, अगर पैसा इसको दे देता तो लायबिलिटी बनती ना, लायबिलिटी बनती। अगर इसको पेमेंट करता तो पैसे ले लेता, गुड्स परचेज हो जाते कैश के अंदर। लेकिन मैंने इससे उधार में परचेज किए, तो जो 1 लाख मेरे पास था ना, 1 लाख उसके गुड्स मैंने परचेज किए उधार में। अब वो 1 लाख रुपया मेरे पास 2 महीने के लिए है। मैं 2 महीने के लिए उसे बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। यानी वर्किंग कैपिटल मेरे पास 2 लाख 2 महीने के लिए है, और उसे मैं 2 महीने के लिए कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया? कैश फ्लो बढ़ गया, क्योंकि मुझे परचेज भी यूज नहीं करना पड़ा। आई कैन यूज इट एनीवेयर एल्स, बिजनेस में और भी कहीं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से पैसा बढ़ गया। अब देखो इधर 2 लाइन छोड़ दिया आपने, 2 लाइन छोड़ के लिखो लेस। बोलो लेस में लिखो
इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यहां तक आ गए आप? जगह बची है आपके पास कितनी? दो लाइनें। नहीं, कितनी जगह बची है? यहां तक लिख दिया ना आपने? दो लाइन। दो लाइन भी बची है आपके पास, तो ठीक है, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो। अच्छा ठीक है, यही छोड़ दो, कोई बात नहीं, यही छोड़ दो, अभी छोड़ दो। कितनी लाइन बची है ईमानदारी? 3, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। और फिर उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दो और इसको ऐसे ही छोड़ दो। कहां पे था हमारे पास? ये था कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपके पास जगह कम बची ना, थोड़ी जगह कम बची है। मुझे कोई दिखाएगा बच्चा जो बना रहा है? बिल्कुल साथ साथ लगा के दिखाओ तो, दिखाने ये एक पेज में आना चाहिए। देखो पहली बात, पहली गलती बताता हूँ आपको, फर्स्ट मिस्टेक ये है कि जो ऊपर की 2 लाइन है ना, आप मिस नहीं करना है। सुनो, ऊपर की 2 लाइन खत्म नहीं करना, 2 लाइन तो आपने वेस्ट कर दी। किसने किसने वेस्ट किए हैं? मैंने छोड़ी है सर। लो, इसने तो बहुत ज्यादा ऊपर ले गए। सुनो मेरी बात, इन्वेस्टिंग यहाँ से भी स्टार्ट होता तो काम चल जाता, और फाइनेंसिंग यहाँ से भी स्टार्ट होता, आप बहुत ऊपर ले गए। इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम 3 से 4 लाइन चाहिए और फाइनेंसिंग में 3 से 4 लाइन चाहिए। सबसे ज्यादा कंपनी के ऑपरेशन होते हैं इधर, सबसे ज्यादा कंपनी के। देखो ये देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये सिंगल पेज में है कि नहीं बोलो? सिंगल पेज में है, और ये रजिस्टर का ही पेज है, एक ही पेज में है, और यही पेज पे फॉर्मेट हम बनाएंगे। मैं एक भी आइटम आपको याद नहीं करवाना चाहता कि ये बढ़ेगा तो ऐसे लिख लो, वो घटेगा तो ऐसे ना। ये काम मैं नहीं करना चाहता, किसी भी हालत के अंदर ये काम हमें नहीं करना है। हमें तो दिमाग में ये बिठाना है कि हम कर क्या रहे हैं। और सुनो, पहले हम ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को भूल जाएंगे। हम क्वेश्चन ही सिर्फ वो करेंगे जहां पे सिर्फ ऑपरेटिंग है, सिर्फ ऑपरेटिंग। सबसे ज्यादा अगर कहीं बच्चे फंसते हैं ना इस पूरे चैप्टर में, 99% बच्चा अगर कहीं फंसता है तो वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फंसता है। क्यों? एक बिजनेस की सबसे ज्यादा एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी है यहाँ, सारी की सारी प्रॉब्लम इसी कोने में है। इधर देते हेलो, बाद में सारी की सारी समस्या यहाँ है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है ऑपरेटिंग। लेकिन जहां तक आप पहुंच गए, आप यहाँ पहुंचे ना, इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, उसके आगे मुझे 3 लाइन और चाहिए थी, तो कहीं 2 लाइन की गलती हो रही, 3 लाइनें और चाहिए थी। मैं ऐसा फॉर्मेट आपके हाथ में बिठाना चाहता हूं, ऐसा फॉर्मेट कि आप जब पेपर में जाओ तो वहां फॉर्मेट लेके तो नहीं जाओगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन ऐसे वाली नोटबुक आपके सामने जो पड़ी है ना, ये वाली नोटबुक देख रहे हो, जो शीट होगी पेपर की, जो पेपर की रियल शीट होगी, बच्चे है ना आधा इस तरफ बनाते हैं, आधा इस तरफ बनाते हैं, और फिर पता क्या करते हैं, ये पेज इधर, ये पेज इधर, फिर आधे में गलती, फिर नहीं मिलता टोटल। मैं एक पेज में आपको कैश फ्लो बनवाना चाहता हूँ, एक पेज में, सिंगल पेज में कैश फ्लो आना चाहिए, सिंगल पेज में इसका आंसर आना चाहिए, और इसका आंसर नीचे मैच हो जाता है, अपने आप से आंसर मैच हो जाएगा। आप वहां से उछल जाओगे सीट पे बैठे बैठे, अरे वेरीफाई हो गया, आंसर वेरीफाई हो जाता है, 8 नंबर पक्के हो जाते हैं। लेकिन सिंगल पेज में, पेज तो पलटना है नहीं पूरे अकाउंट्स के अंदर, पूरे अकाउंट्स में पेज नहीं पलटना। चाहे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे डिसोल्यूशन कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे एप्रोप्रिएशन ऑपरेशन है, पेज नहीं पलटना अकाउंट्स में। अकाउंट्स में पेज पलटा नहीं और आपसे गलती हुई नहीं, कहीं भी पेज नहीं पलटना। हमेशा क्वेश्चन को आमने सामने करोगे, जब भी करना है आमने सामने करना है, ऐसे पेज नहीं पलटोगे। और कैश फ्लो को एक ही पेज पे किया जाएगा, हम सिंगल पेज पे कैश फ्लो को करेंगे। और बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 100-150 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो सिंगल पेज पे करेंगे। एक बार फॉर्मेट बनाने के लिए फिर से बैठेंगे। अब जब वो मिलेंगे, अगर ट्यूसडे की क्लास हुई, अगर सब कुछ ठीक रहा, ट्यूसडे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आई विल सेंड अ मैसेज। ठीक है जी? सुनो, इधर आपके स्कूल है ट्यूसडे को, नॉर्मल स्कूल्स हैं, तो फिर हम है अगर कोई बात है, किस टाइम है? दोपहर के टाइम तो नहीं है ना, मुझे नॉर्मल पूरा 1 से 4 का टाइम उसमें तो नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले इसको खत्म करें। ठीक है? सुनो, इधर मेरी बात, इधर 1 मिनट, आज का रिव्यू लेते हैं। आज हमने क्या क्या किया? कोई बड़ा काम नहीं किया, आज हमने टाइम वेस्ट किया, अभी 1 दिन और वेस्ट करेंगे। सुनो, आज हमने पहला टाइम वेस्ट किया पता करने के लिए, इधर बातें बाद में करना। सबसे पहला टाइम वेस्ट किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला ये वेस्ट किया। फिर हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद किसके लिए कंपलसरी है, हु हैज टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सी कंपनी?
जिसकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। और फिर तीसरी बात, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया? AS3 में। और इसको बनाने के कितने मेथड हैं? 2 डायरेक्ट मेथड और इंडायरेक्ट। पर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई इट वॉज नीडेड टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, वाई डोंट वी मेक द कैश बुक? हम कैश बुक बना के भी तो कैश का हिसाब रख सकते थे, हमें कैश फ्लो क्यों बनाना पड़ा? क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमने अब बिजनेस के ऑपरेशंस को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा ऑपरेटिंग। और तीनों का अलग अलग हिसाब चाहिए, तीनों में कितना कैश आया और कितना गया हमें उसका हिसाब चाहिए, और ये हिसाब हमें कैश बुक नहीं दे सकती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें वो हिसाब कभी भी कैश बुक से नहीं मिलता। 11th क्लास के अंदर हमने कैश बुक बनाई थी, जितना भी कैश आया डेबिट में, जितना भी गया क्रेडिट में, लेकिन वो सिर्फ कैश का हिसाब था। हमें यहाँ एक्टिविटी के हिसाब से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चाहिए। और जो गलतियां हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए की थी, जहां हमने खिचड़ी बना दी थी सभी एक्सपेंस की, अब हमने एक्सपेंस को 3 में बांटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस और इन्वेस्टिंग एक्सपेंस, 3 में अलग अलग बांटा। ऐसे ही इनकम भी 3 में बांटी, ऑपरेटिंग इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम और फाइनेंशियल इनकम। पैसे को हमने 3 में बांट दिया, और तीनों का अलग अलग हिसाब रखने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। हमने सिर्फ फॉर्मेट पे उतरे। अभी फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, अभी किताब मत खोलना, ना किताब खोलना और ना गलती से किताब के अंदर अभी पढ़ना, अभी नहीं करना। जब हम कम से कम इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 बार फॉर्मेट बना लेंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा किताब के क्वेश्चन को स्टार्ट करो, अभी नहीं करना। आप अभी किताब में जाके नहीं पढ़ना किताब में क्या लिखा है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना बाकी है। इसलिए अभी आप इस चैप्टर पे नहीं जाना। डिसोल्यूशन आपके पास है, आपने कल ही खत्म किया, उसकी प्रैक्टिस करो, पीछे की प्रैक्टिस करो, एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डिसोल्यूशन करो, चेंज इन PSR करो और पहला चैप्टर करो। लेकिन अभी इसको हाथ मत लगाना जब तक मैं आपसे ना कहूं, इसकी किताब पे नहीं जाओगे। ठीक है जी, चलो आगे मिलेंगे कल।